अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओपन योर बुक पेज नंबर 54। आज साइंस का जो आपका टॉपिक है, टुडेज योर टॉपिक इज़ लैक ऑफ नेचर रिसोर्सेज। ठीक है, नेचर रिसोर्सेज, नेचुरल कुदरती रिसोर्सेज वसाइल, लैक कमी। ठीक है, नेचर जो रिसोर्सेज हैं, कुदरती जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनकी कमी, उनकी जो लैक है, ये जो पूरे का पूरा हमारे पास जो ये वाला टॉपिक है लैक ऑफ नेचर रिसोर्सेज, इसमें हमने यही डिस्कस करना है कि जो नेचर रिसोर्सेज अगर उनकी कमी हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। रिसोर्सेज आर द मटीरियल्स इन द इन्वायरमेंट दैट आर रेडी फॉर ह्यूमन यूज़ और मे बी यूज़ इन फ्यूचर। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, आप भी बच्चे यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन करें रिसोर्सेज का। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन रिसोर्सेज की डेफिनेशन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज वो मटेरियल होते हैं इन्वायरमेंट में जो कि ह्यूमन यूज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा फ्यूचर के यूज़ के लिए भी इनको रखा जाता है। अच्छा, अब ये पढ़ते हैं बच्चे कि नेचर जो रिसोर्सेज होते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। नेचर रिसोर्सेज आर फॉसल फ्यूल्स लाइक कोल, नेचुरल गैस, ऑयल, मिनरल्स, ट्रीज, एनिमल्स, वाटर, एयर एक्सेट्रा। ठीक है, नेचर रिसोर्सेज यानी जो कुदरती हों, कुदरती मिनरल्स भी हैं जो कि अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, नमकियात, ट्रीज़ भी होते हैं, पौधे, दरख्त, एनिमल्स भी हैं सम, और इसके अलावा कोल, कोयला, नेचुरल गैस, कुदरती गैस, ऑयल, पेट्रोल वगैरह भी आ सकता है, इसमें ऑयल भी हो सकता है। सो ये सारे नेचर रिसोर्सेज हैं। तो इन नेचर रिसोर्सेज का हम यूज़ भी करते हैं और अगर इनको हम कंज़र्व कर लें, महफूज कर लें, तो हम फ्यूचर के यूज़ के लिए भी इनको कंज़र्व करके रख सकते हैं। ओके, ये सारे क्या हैं? नेचर रिसोर्सेज हैं। अंडरलाइन करें आप लोग भी बेटा, ये इनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं कि नेचर रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। यहाँ से स्टार्ट करना आप लोगों ने, आप भी यहाँ तक नोट कर लें नेम इनके कि नेचर रिसोर्सेज के नेम क्या क्या, कौन कौन से हो सकते हैं। ये जो नेचर रिसोर्सेज होते हैं ये लिमिटेड होते हैं अर्थ पे। रिसोर्सेज ऑन द अर्थ आर लिमिटेड। अब ये लिमिटेड क्यों हैं? अब ये लिमिटेड इस तरह से है कि सपोज अगर मैं बात कहूँ कि लाइफ पे हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो 3 to 4 ईयर्स हो सकता है, 3 से 4 साल तक हम रह सकते हैं। तो अगर हम ज़िंदा हैं या फिर एनिमल्स, प्लांट्स, ये अगर ज़िंदा हैं अर्थ पे, तो इसके बाद जब ये मरेंगे, ठीक है, डेड होगा, इनका डेड बॉडीज़ होंगी, तो वही जो अर्थ में होगी, ज़मीन के अंदर सॉइल में इनकी डेड बॉडीज़ होगी। अब एज़ यू नो, अब सॉइल है, सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनको हम डीकम्पोजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डीकम्पोजर्स। वो डीकम्पोजर्स कौन होते हैं? डीकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है जी। वो डीकम्पोजर्स कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया या फंजाई हो सकते हैं। डीकम्पोजर जो कि बॉडी को डेड जो बॉडी होती है, डेड मैटर होता है, उसको डीकम्पोज करे, उसकी ब्रेक डाउन करे, उसको तोड़ फोड़ दे, वो बैक्टीरिया फंजाई होते हैं। ठीक है, वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई प्लांट्स के जो लीव्स हैं, पत्ते वगैरह हैं, झड़ के ज़मीन के ऊपर जा गिरे, तो वहीं पे हमारा जो कूड़ा क्रिकेट होता है, गार्बेज, वहाँ पे सॉइल के अंदर होता है। ये गार्बेज हो गया, कूड़ा क्रिकेट हो गया, पीसीज ऑफ पेपर, क्लॉथ्स वगैरह, या पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, पील्स ऑफ फ्रूट्स हो गया, ये सारे जो हैं वो इकट्ठे होते हैं। अगर जी सॉइल में जाएँ तो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं डीकम्पोजर्स। बैक्टीरिया फंजाई वो उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं बाय डीकम्पोजिशन प्रोसेस। अब जब डिकम्पोज करते हैं तो वो बाकी क्या रह जाता है? रिमेन्स, डेड रिमेन रह जाता है। जो डेड रिमेन रह जाता है और वो वापस देखिए, अब क्या था? कोल था, कोयला था, ये बना है। ठीक है, डिकम्पोजिशन के रिज़ल्ट में हमारे पास ये चीज़ें आई हैं। तो वो जो लीव था, पत्ता था, या बॉडी पार्ट्स थे एनिमल्स के या प्लांट्स के, वो गल सड़ जाते हैं और बाद में वो भी ज़मीन की ही शक्ल ले लेते हैं, पार्ट बन जाते हैं अर्थ का। तो जो वो भी अर्थ का पार्ट बन जाते हैं, होते क्या है? डेड रिमेन्स होते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स की एग्जांपल्स कोल, नेचुरल गैस, ऑयल, पेट्रोल वगैरह हो सकता है। ठीक है जी, ये। और इसके अलावा जब ये चीज़ें होती हैं, इन्हीं से तो पेट्रोल बनता है, इन्हीं से तो नेचुरल गैस आती है, जो डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर रहे होते हैं। कोल भी इन्हीं से बनती है। ये हमारे पास बेटे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और ये इसीलिए लिमिटेड होते हैं क्योंकि हमें फिर वेट करना पड़ता है कि कब डेड बॉडीज़ हों, कब रिमेन्स हो इनका बचे, और कब ये नई चीज़ें बने। इसीलिए इनको क्या कहा है कि ये लिमिटेड होते हैं।
ठीक है। मैनी ऑफ देम, इनमें से बहुत से, फॉर एग्जांपल मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं। नॉन रिन्यूएबल मींस, नॉन रिन्यूएबल बेटा जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज, इनकी टाइप होती है नॉन, नहीं कर सकते, रिन्यूएबल जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते, जिसको हम दोबारा फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते, रीजनरेट नहीं कर सकते, दोबारा फिर से बना नहीं सकते, इनको क्या कहते हैं? रिन्यूएबल। सो यहाँ पर आप लोग भी शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें, यहाँ से स्टार्ट करें। शॉर्ट क्वेश्चन लिखें आप लोग, ये वाला क्या है? अ रिसोर्स दैट डज नॉट रीजनरेट क्विकली इज़ कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स किसे कहना है? वो वाले सोर्सेज जो कि दोबारा फिर ना बना सके, उनको क्या बोलना है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक हो गया। लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ लिया और कौन कौन से सोर्सेज हैं ये भी इसमें आपने देख लिया। नेक्स्ट है पेज नंबर 55 पे आइए बेटा आप लोग। साइंस का हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4, पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है। लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में पढ़ रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? लिमिटेड एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा आर यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब कोल है, कोयला है, कोयले को जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। एज इट इज़ हम पेट्रोल को जलाते हैं, गाड़ीज़ वगैरह में, ट्रांसपोर्ट में, इंडस्ट्री में चलाते हैं, या फिर जनरेटर्स वगैरह में यूज़ करते हैं। तो वही पेट्रोल जब जलता है तो बेटा उससे क्या हम गेन करते हैं? क्या चीज़ लेते हैं? क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी। आगे है दे विल गेट डिप्लीटेड एंड हैंस अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी नीड टू बी डेवलप। इस तरह से हमें एनर्जी इनसे मिल जाती है। लॉट ऑफ एनर्जी विच कुड डू यूजफुल वर्क इज़ वेस्टेड बाय मैन। बहुत सी एनर्जी जो है वो इंसान खुद भी रिलीज़ करता है। खुद किस तरह से? इन चीज़ों को, एप्लियंसेस को यूज़ करके। सपोज़ घर की कोई चीज़ है, हाउस होल्ड एप्लियंस है, सपोज़ पंखा है, फ़ैन की बात कर लेते हैं, या कोई बल्ब वगैरह है, या मोटर आपने चलाई हुई है, अगर उसका तब इस्तेमाल भी नहीं है, अगर वो ऐसे ही चल रहा है, इट्स मीन कि मैन उसको क्या कर रहा है? एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। हाउस होल्ड एप्लियंस आर लेफ्ट रनिंग इवन व्हेन नो वन इज़ यूजिंग दैम। इसी तरह आगे क्या है? सिमिलरली इंस्टेड ऑफ यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब देखिए पेट्रोल यूज़ होता है गाड़ियों में, ट्रांसपोर्ट में, मोटर बाइक्स में भी यूज़ होता है, बस वैन वगैरह में भी यूज़ होता है। ठीक है। अब वो पेट्रोल में जो एग्जांपल दे रही हूँ आपको, वो किसकी दे रही हूँ? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की दे रही हूँ। तो अब इससे भी हम एनर्जी को रिकवर कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने की बजाय अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पर्सनल कार्स आर यूज विच कंज्यूम अ लॉट ऑफ फ्यूल। तो पर्सनल कार ज़्यादा फ्यूल जो है वो खर्च करेगी, कंज्यूम करेगी। द अनवाइज यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी मे रिजल्ट इनटू नॉन रिकवरेबल लॉस। तो कह रहे हैं कि अगर हम सही तरह से, अनवाइज सही तरह से इस्तेमाल ना करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, तो इसकी वजह से क्या होगा? हम इसको महफूज भी नहीं बना सकते, रीजनरेट भी नहीं कर सकते, इसको रीयूज़ भी नहीं, रिकवर नहीं कर सकते हम फिर इसको। ठीक हो गया। टू अवॉइड सच लॉज, तो इस किस्म के नुकसान से फिर क्या कह रहे हैं? रिसोर्सेज मस्ट बी कंजर्व फॉर फ्यूचर यूज़। हम फिर अपने फ्यूचर यूज़ के लिए कंजर्व कर सकते हैं अगर हम इस तरह की चीज़ों को, स्टेप्स को यूज़ करेंगे। वी मस्ट ऑल्सो सर्च फॉर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड एटॉमिक एनर्जी एक्सेट्रा। तो इससे बचने के लिए हम फ्यूचर में यूज़ के लिए बचा सकते हैं एनर्जी को, और इसी एनर्जी से हम फिर इस किस्म की एनर्जीज़ को बना सकते हैं। बिजली को बना सकते हैं, सोलर एनर्जी को जो सोलर पैनल्स में यूज़ होती है उससे भी बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास डू यू नो में MCQs भी है, लिखा हुआ है। मिलियन ऑफ ईयर्स की बात करें, नोट कर लेना आप लोग। फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है वेरी स्लो प्रोसेस। फॉसिल फ्यूल्स का बनना बहुत ही एक स्लो प्रोसेस होता है, और इसमें कितना टाइम लगता है? ऑलमोस्ट मिलियन ऑफ ईयर। ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं इसमें। ठीक है जी। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका 4.3, वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके बेटा, यहाँ तक जो हमने साइंस में पढ़ लिया है, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था सारा कि एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, पोल्यूशन क्या होती है, एयर पोल्यूशन क्या होती है, और एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सारा बताया था। उनके देन इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था हमने। उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने के बाद मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं उनके इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, जिसमें हमने कल जो आप लोगों को मैंने पहले बताई थी, जो नेक्स्ट आपकी वीडियो थी, नेक्स्ट जो लेक्चर था आपका, वो मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया है कि डिफॉरेस्टेशन है, ओजोन डिप्लीशन है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है,
ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, ये सारा किस तरह से होता है, ये सारे इफ़ेक्ट्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। और जो आज का टॉपिक था आपका लैक ऑफ नेचर रिसोर्सेज के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। और जो आपका ये सेकंड लास्ट टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। हाँ जी, अगर रिसोर्सेज हमारे पास वसाइल आ गए हैं, ठीक है, तो अगर सही तरह से उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है, फ्यूचर यूज़ के लिए हम उसको किस तरह से महफूज बना सकते हैं उन रिसोर्सेज को। सो लेट्स स्टार्ट योर 4.3 टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इनको हम जो रिसोर्सेज है उसको 3 तरह से कंजर्व कर सकते हैं, जो यहाँ पे मेंशन कर दिए मैंने। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, इनको हम कहते हैं 3R स्ट्रेटजी। क्या कहते हैं? 3R स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजीज़ का मतलब क्या होता है? तरीक़ाकार। स्ट्रेटजीज़ का मतलब क्या होता है? तरीक़ाकार। 3 का मतलब क्या है? 3। R का मतलब क्या है? R से स्टार्ट होने वाले 3 तरीक़ाकार, 3 मेथड्स, 3 प्रोसीजर्स। तो रिसोर्सेज को 3 तरह से हम महफूज बना सकते हैं। 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करते हैं। 3R स्ट्रेटजीज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। अगर आपसे कोई पूछे डेफिनेशन में कि व्हाट आर 3R स्ट्रेटजीज़, तो आपने यहाँ से आंसर स्टार्ट कर लेना है अपना। कैन बी अडॉप्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन कि 3R स्ट्रेटजीज किसे कहते हैं, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं। रिड्यूस क्या होता है? रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम करना। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम करना, ठीक है, कम करना होता है रिड्यूस का मतलब, कम करना। ओके, रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम करना। द फर्स्ट स्ट्रेटजीज इन दिस कनेक्शन इज रिड्यूस, दैट इज द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स शुड बी रिड्यूस एंड द रिसोर्सेज विच आर यूज इन द मैन्युफैक्चर शुड बी कंजर्व्ड। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। सपोज अब इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी थिंग का, लाइक अगर मैं ग्लास की बात करती हूँ तो हम क्या करना चाहिए हमें कि जो ग्लास यूज़ कर रहे हैं, ग्लास नहीं तो अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर्स वो हम कम यूज़ करें, ठीक है। यानी कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, इसकी कॉमन एग्जांपल आपको मैं देती हूँ पेट्रोल की, ठीक है। अगर हम पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं ना, रिड्यूस की एग्जांपल देने लगी हूँ आपको मैं। अगर हम पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं तो हम कम यूज़ करें, ठीक है। पेट्रोल क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट है। पहले वो एग्जांपल नहीं करनी, आपने ये एग्जांपल करनी है। नॉन बायोडिग्रेडेबल उन्होंने मेंशन किया हुआ है। सो पेट्रोल आपने एग्जांपल इसकी करनी है। वही पेट्रोल हम जो है वो अपनी गाड़ियों वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है, बर्न करते हैं। तो आपको बजाय इसके कि आप पर्सनल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, तो बेटे आपको जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग पर्सनल ट्रांसपोर्ट। पर्सनल में क्या है? अपनी कार हो सकती है, मोटर बाइक्स वगैरह हो सकती हैं, गाड़ियाँ अपनी, तो उसको यूज़ नहीं करना, ठीक है। उसमें ज़्यादा कंज्यूम करेंगे फ्यूल को एज़ कम्पेयर टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको उसको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। इसका मतलब है आपने अपनी जो है वो ट्रांसपोर्ट को कम करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है। पेट्रोल का यूज़ उसको क्या करना है? कम कर देना है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, महफूज बना सकते हैं। एक स्टेप मैंने भी आपको बताया, आपको एक प्रोसीजर। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टेप है 3R स्ट्रेटजीज़ का। क्या? रीयूज़, दोबारा फिर इस्तेमाल में लाना। लाइक अगर मैं आपको कॉमन एग्जांपल दूं कि हम क्लोथ्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने वो यूज़ कर लिए, वो दोबारा फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, कि हम फेंकने के बजाय किसी और को दे सकते हैं, यानी रीयूज़, दोबारा फिर इस्तेमाल में लाई जा सके। इस तरह से भी हम कंजर्व कर सकते हैं। सेकंड स्टेप इन 3R स्ट्रेटजीज, रीयूज़ द नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स शुड बी यूज अगेन एंड अगेन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम आफ्टर फर्स्ट यूज़। पहले इस्तेमाल करने के बाद फेंके नहीं। थर्ड स्ट्रेटजी हमारे पास है रिसाइकल। री का मतलब दोबारा फिर से साइकिल करना। अब इसमें एग्जांपल हम कॉमन आपको देती हूँ मैं। प्लास्टिक जो वो होते हैं बैग्स, लाइक पॉलीथीन प्लास्टिक्स होते हैं, ठीक है, उन प्लास्टिक्स को जो है वो हम, या प्लास्टिक बोतल को कहते हैं, उनको हम फेंक देते हैं। अब वो क्या करते हैं? प्लास्टिक बोतल से ही लो क्वालिटी का प्लास्टिक बना लेते हैं। एज इट इज़ पेपर की बात करें तो पेपर भी हाई क्वालिटी का होता है, एक होता है लो क्वालिटी का। हाई क्वालिटी के पेपर को हम यूज़ करके फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं, ठीक है जी। तो उन्हीं को फिर दोबारा फिर से रिसाइकल कर लेते हैं और वो लो क्वालिटी का बनाते हैं। अब जो अगर मैं बताऊं इसकी, आपने कैसे इसका डिटेक्ट करना है, पता लगाना है, आइडेंटिफिकेशन करनी कि ये लो क्वालिटी का, ये हाई क्वालिटी का पेपर है। हाई क्वालिटी का जो पेपर होगा वो क्लीन होगा, वाइट कलर में होगा। जो लो क्वालिटी का पेपर होगा वो येलो कलर में होगा, ठीक है। थर्ड स्ट्रेटजी रिसाइकलिंग। द वेस्ट बायोडिग्रेडेबल मटेरियल शुड बी कलेक्टेड। इकट्ठा करें, साफ़ करें, उसको क्या करें, उससे फिर पिघला के नए ऑब्जेक्ट बना लें। जैसे ग्लास है, आपको मैंने इसकी एग्जांपल दी, प्लास्टिक बोतल एग्जांपल दी आपको मैंने। तो इस किस्म के 3R स्ट्रेटजीज़ को हम अडॉप्ट करके अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पेज नंबर 56 ओपन करें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेविंग दी अर्थ। अर्थ को हमने सेव किस तरह से करना है। एज़ यू नो, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, जो लाइफ एग्जिस्टेंस है, लाइफ जो बहुत ज़्यादा है वो अर्थ पे ही है, अर्थ पे एग्जिस्ट करती है। अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का वो वाहिद अकेला प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी। तो हमने अर्थ को जो इन किस्म की पोल्यूशन से, पोल्यूटेंट से, लाइक एयर पोल्यूटेंट है, वाटर पोल्यूटेंट है, इस किस्म की आलूदगी से, पोल्यूटेंट से किस तरह से बचाना है। ठीक है। अर्थ को किस तरह से हमने सेव करना है, उसके लिए डिफरेंट हमारे पास मेथड्स होंगे। उसमें स्टार्ट कर लेते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है सबसे पहले। सॉलिड वेस्ट इंक्लूड प्लास्टिक, ग्लास आइटम्स, स्टेरोफोम। स्टेरोफोम कहते हैं डिस्पोजेबल ग्लास को, ठीक है, जो आप यूज़ करते हैं बोटल्स वगैरह के लिए। डिस्पोजेबल और भी यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह भी हो सकते हैं, उनको भी यूज़ करते हैं। और डिस्पोजेबल बॉक्सेस हो सकते हैं, उनको भी यूज़ करते हैं, वो स्टेरोफोम में आते हैं। सीवेज स्लज, जो वेस्ट होता है मटेरियल, उसको बोलते हैं। आता कहाँ से है सॉरी, आता कहाँ से है? ये इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हो सकता है, हाउस होल्ड वेस्ट भी हो सकता है, उसको कहते हैं सीवेज स्लज। ठीक है। एग्रीकल्चरल वेस्ट और डोमेस्टिक ट्रैश और घर का कूड़ा करकट, ये सारे क्या हैं? सॉलिड वेस्ट में आते हैं। सॉलिड वेस्ट में दीज वेस्ट पोल्यूट द अर्थ्स इन्वायरमेंट, ये हमारे अर्थ का इन्वायरमेंट पोल्यूट कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। अब लाइक किस तरह से कर रहे हैं? अब जगह जगह आपने देखा कूड़े के ढेर लगे होते हैं, ओपन जो प्लेसेस होती हैं वहाँ पे डंप यानी कि ढेर लगा होता है कूड़े का और उसको फिर जलाते हैं। वहीं जब उसी कूड़े को कचरे को जब जलाते हैं, गार्बेज को बर्न करते हैं, तो जब उसको बर्न करते हैं उसमें से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ होती हैं। वही गैसेस फिर हमारे सिस्टम्स को डैमेज कर सकती है। ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देगी। तो उससे बचने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके फर्दर आगे आपको इसके स्टेप्स बताऊंगी, मेथड्स बताऊंगी, जिसको यूज़ करके हम अपनी अर्थ को सेव कर सकते हैं। हैंस वी शुड नॉट डंप दैम ऑन ओपन प्लेसेस और नॉट बर्न दैम। तो हमें खुली जगह पे इसको कूड़ा करकट को ना ही फेंकना चाहिए, ना ही ढेर लगाना चाहिए और ना ही उनको जलाना चाहिए। दे शुड बी मैनेज प्रॉपरली, इनको प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए। ठीक है। मैनेजमेंट के नाम से हमें पता चल रहा है उनको प्रॉपरली मैनेज करना है। तो उसके लिए क्या है? फर्स्ट इसका मेथड लैंडफिल, सेकंड इंसिनरेशन एंड रिसाइकलिंग आर द कॉमन मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है लैंडफिल। लैंडफिल में क्या है? इन दिस मेथड सॉलिड वेस्ट आर बरीड इन प्रॉपरली डिज़ाइन लैंडफिल्स। इसमें क्या करते हैं? बड़े बड़े से गड्ढे खोद लेते हैं, यानी ज़मीन के अंदर जो है वो गहराई में थोड़े से गड्ढे खोद लेते हैं। उसमें क्या करते हैं? सारा जो कूड़ा करकट होता है वो डाल देते हैं ऊपर से उसको, विच आर वेल फॉर मैनेज फॉर मेंटेनिंग हाइजेनिक कंडीशंस। हाइजेनिक का मतलब बीमारियां नहीं फैलाते इस तरह से। वो घड़े को खोद के उसके अंदर कूड़े को डाल देते हैं, ऊपर से उसको बरीड कर देते हैं, दफना देते हैं, यानी बंद कर देते हैं ऊपर से। ठीक है। इट इज़ रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, इसमें कोई खर्च नहीं होता, पैसा नहीं लगता। ये क्या है? इनएक्सपेंसिव मेथड होता है ये, इसको बरीड करना, कचरे को कूड़ा करकट को बरीड करना, डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट मटीरियल्स के बजाय कि आप इसको डिस्पोज कर दें। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है, नेक्स्ट हमारा मेथड है क्या? अर्थ को सेव करने का, इंसिनरेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का नेक्स्ट मेथड। इन दिस मेथड वेस्ट आर बर्न्ड। पहले हमने क्या किया? बरीड किया। लैंडफिल में क्या किया? लैंडफिल में बरीड करते हैं, लैंडफिल में। सेकंड इंसिनरेशन, इसमें क्या करना है? बर्न करना है, जलाना है। लैंडफिल में दफन करते हैं, बरीड करते हैं, डुबा देते हैं। इंसिनरेशन में जलाते हैं। बर्न एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, लेकिन फ़र्क है इसमें, टेम्परेचर हमने हाई देना है। वैसे भी तो पीछे पड़ा है हमने कि कूड़ा करकट को ऐसे जला देते हैं, तो वो ओपन एयर में इसको बर्न कर देते हैं, जिसकी वजह से गैसेस रिलीज़ हो जाती हैं। लेकिन इंसिनरेशन मेथड में क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर दे के तब उसको बर्न करते हैं। ठीक है। फिर जो गैसेस होती हैं इस तरह से हाई टेम्परेचर देने से वो गैसेस भी हाई टेम्परेचर की वजह से बर्न हो जाती हैं। लास्ट हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, लास्ट हमारे पास वो है रिसाइकलिंग। इन दिस मेथड प्लास्टिक आइटम्स लाइक प्लास्टिक बॉटल्स एंड पॉलीथीन बैग्स भी हम इसको प्लास्टिक को ही कहते हैं। ठीक है। कौन सी प्लास्टिक? जैसे ये प्लास्टिक के बैग्स हो गए, शॉपर वगैरह जिसको आप लोग कहते हो, ग्लास पीसीज, एलुमिनियम एंड स्टील कैंस, कॉपर वायर्स एसेट्रा आर कलेक्टेड। इन सबको आप लोगों ने इकट्ठा करना है, फिर क्या करना है? उनको साफ़ करना है, फिर उनको क्या करना है? मेल्ट कर देना है। तो ये कौन सा प्रोसेस होगा? रिसाइकलिंग, यानी कि दोबारा फिर से इस्तेमाल में लाना है। ठीक है।
तो यहाँ तक जो है वो हमने क्या पढ़ लिया, और अगेन एंड अगेन इसका यूज़ करना है। जैसे ये नेक्स्ट पेज नंबर 57 पे देखें, एंड मोल्ड इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, इस तरह से हम नए प्रोडक्ट बना सकते हैं आफ्टर रिसाइकलिंग। इन दिस वे दे आर यूज अगेन एंड अगेन टू रिड्यूस दी पोल्यूशन, इस तरह से पोल्यूशन जो है वो नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल कंपेन ऑन पेज नंबर 57। कंपेन का मतलब क्या होता है? कंपेन्स आप लोग कह सकते हो पर्पस को, मकसद को भी कह सकते हो। इन्वायरमेंटल कंपेन यानी ऐसी कमेटियाँ बनानी है जो कि लोगों के घर घर जाएंगे, अफराद जाएंगे, वहाँ पे उनको जाके अवेयरनेस देंगे कि आप लोगों ने अपने घर का कूड़ा करकट जो भी है वो बाहर गार्बेज जैसे ओपन एयर में नहीं फेंकना, ताकि पोल्यूशन की वजह ना बने। और भी वाटर के बारे में भी इनको बारे में बताएंगे कि जो सीवेज होगा इस तरह से उनको वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो ये कंपेन में सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट इन्वायरमेंटल कंपेन्स में क्या है। इन्वायरमेंटल कंपेन्स शुड बी कंडक्ट फ्रिक्वेंटली फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस, ठीक है, आगाही पैदा करेंगे अमंग कॉमन पीपल अबाउट पोल्यूशन एंड रिड्यूसिंग दी हार्मफुल इफेक्ट्स। आगे सच इस किस्म के लिए क्या करेंगे वो में इंक्लूड सेमिनार, स्कूल टॉक्स, डिबेट सेलिब्रेटिंग दी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून एवरी ईयर। हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंपेन में ये है, ये ऐसा सच इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है। बस इसमें एमसीक्यूज आपने याद रखना है। 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ओके, टुडेज़ योर लास्ट टॉपिक इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल। लास्ट टॉपिक बेटा यहाँ पे है हमारे पास के जो तमाम लोग हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या जिम्मेदारी। तमाम लोग में हम भी इंक्लूड होते हैं और कॉमन पर्सन भी इंक्लूड है, साइंटिस्ट भी इंक्लूड होते हैं, और जो ओनर होता है किसी भी फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का, वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं, और जो अपनी पर्सनल इसको ट्रांसपोर्ट्स को यूज़ करते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। इवन गवर्नमेंट भी इंक्लूड है ऑल में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। डोमेस्टिक ट्रैश जो कूड़ा करकट होता है वो सॉइल वेस्ट शुड नॉट बी डम्प्ड ऑन ओपन प्लेसेस, खुली जगह पे कूड़ा करकट मत फेंकें। इंस्टेड ऑफ पर्सनल कार्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी यूज्ड फॉर ट्रैवल, सफ़र करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें बजाय इसके कि आप लोग अपनी कार्स यूज़ करें। अब ये क्यों कहा इन्होंने, इसलिए ताकि आप पेट्रोल का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और उसकी वजह से एनर्जी को कंजर्व कर सकें, ठीक है। सल्फर एंड लेड फ्री फ्यूल्स शुड बी यूज इन व्हीकल्स, गाड़ियों में कोशिश करें कि जो हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा हो, अच्छी किस्म का, अच्छी क्वालिटी का, बेटर क्वालिटी का हम पेट्रोल यूज़ करें, फ्यूल यूज़ करें, उसमें सल्फ़र या फिर लेड जैसे केमिकल्स प्रेजेंट ना हों। अगर सल्फ़र या लेड जैसे केमिकल्स प्रेजेंट होंगे फ्यूल में, गाड़ियों में, तो क्या होगा, जब वो बर्न करेंगे तो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम की कॉजेज़ होंगे, ठीक है। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री शुड बी शिफ्ट अवे फ्रॉम दी पॉपुलेटेड एरियाज़, जो शहर है ना उससे दूर इंडस्ट्रीज़ बनानी, उससे दूर जाके फैक्ट्रीज़ बनानी। क्यों? ताकि वहाँ से जो स्मोक रिलीज़ होगा वही स्मोक एयर पोल्यूशन की वजह बनेगा, एयर पोल्यूशन की वजह बनेगा। अगर एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगी तो फिर ओबियसली क्या होगा, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। एसिडिक इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेज मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड बिफोर रिलीजिंग इनटू द एयर, हवा में गैसेस को, अब ये इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ की जो चिमनीज़ है वहाँ जब स्मोक रिलीज़ होता है तो वहाँ से जो गैसेस रिलीज़ करनी उसके पास ही एग्जॉस्ट लगाने चाहिए। एग्जॉस्ट का क्या काम होता है, एग्जॉस्ट क्या करती हैं, गैसेस को रिलीज़ करती हैं, ठीक है। और वो कौन सी गैसेस होंगी, एसिडिक होंगी, जो ख़तरनाक होती है, तो इसलिए उसके असर को ख़त्म करने के लिए न्यूट्रलाइज करना है। तो क्यों, ताकि जब हम एयर में रिलीज़ करें गैस को तो वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज, और रिएक्शन की वजह से आगे फर्दर कोई भी जो है वो पोल्यूशन काज ना कर सके। इंजन्स ऑफ द व्हीकल शुड बी ट्यून प्रॉपरली, गाड़ियों का इंजन, उनका जो हॉर्न है वो प्रॉपरली सेट करना चाहिए, ज़्यादा तेज़ होगा तो नॉइज़ पोल्यूशन की वजह बन जाएगा। CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, यानी हम जो स्प्रे कैंस यूज़ करते हैं तो उसमें CFCs ना हो। और इसके अलावा चेक करना चाहिए कि हमारे रेफ्रिजरेटर में या एयर कंडीशनर्स में कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा, अगर लीकेज होगा तो इट्स मीन कि CFCs रिलीज़ हो रहा है, जो कि वजह बनेगा किसकी, ओजोन डिप्लीशन की। यानी क्या है, हमारी जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो फिर डिप्लीट हो जाएगी, उसकी वजह से फिर स्किन कैंसर जैसी, आई प्रॉब्लम जैसी डिजीज़ जो है वो हो जाती है, ठीक है। 3R स्ट्रेटजीज़ ऑफ रिड्यूस, इसके लिए 3R स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, तरीक़ेकार का इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी अडोप्ट, ट्री शुड बी ग्रोन अलॉन्ग द रोड साइड, और सड़कों के किनारे पर जो है क्या यूज़ करना चाहिए, ट्रीज़ को उगाना चाहिए, दरख्तों को उगाना चाहिए। क्यों? ताकि वो वजह बने एवेपोरेशन की, ट्रांसपरेशन की,
तो जितनी ज़्यादा एवेपोरेशन होगी उतनी ही रेनफॉल होगी। अगर रेनफॉल होगी तो वो भी बेस्ट रहेगी, ठीक है। यानी कि जो जितनी ट्रीज़ होंगी तो वो हमें फ्रेश ऑक्सीजन देगी और लेंगी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले लेंगी, ठीक है, ले लेंगे ट्रीज़ जो हैं। डिफॉरेस्टेशन शुड बी अवॉइडेड, जंगलात का कटाव, दरख्तों के जो कटाव है उससे हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। जितने जो है वो ट्रीज़ होंगी, वेजिटेशन होगी, उतनी ही ज़्यादा हमारी एटमॉस्फेयर फ्रेश होगी। सो बेटा यहाँ तक पेज नंबर 57 तक आपका ये जो चैप्टर नंबर 4 है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने सारा अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। एज यू नो के 8th क्लास आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने हैं, तो वो कहीं से भी आपको कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो रीडिंग आपको सारी मैंने करवा दी है, सारा आपको समझा दिया है, तो शॉर्ट क्वेश्चन कहीं से भी मैं आपको दे सकती हूँ एग्ज़ाम्स में भी, और बोर्ड वाले भी ऐसे कहीं से भी आपके एमसीक्यूज़ बना सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। सो आप लोगों ने अच्छी तरह से इनको फुल पैराग्राफ को रीड आउट कर लेना है, देन इसके बाद आपको एक्सरसाइज करवाई जाएगी। ओके, थैंक यू बेटा।